So, welcome back to the Direct Tax Online lectures. We are going to start with the new concept, which is according to your TYBMS Mumbai University syllabus. There are a lot to learn from practical point of view as well as from the theoretical point of view, but we are going as per the university's point of view and the syllabus suggested by them. So, they have suggested us a syllabus of learning basic concepts and then understanding the residential status of an individual or person. ठीक है? So let us start. Residential status of an assessee determines the scope of chargeability of his income. जिसका residential status assess करने के बाद उनका जो scope है, सॉरी, जो उनका जो scope है कि जो liability उन पे charge होगी, जो tax उन पे charge होगा, वो determine करेगा. अगर वो Indian resident है तो उस हिसाब से उनका chargeability of income बढ़ेगा. नॉन रेसिडेंट है तो उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट होगा, राइट? तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस ही पूरा सब बता देगा कि वेदर दे आर लायबल टू पे द इनकम टैक्स और वॉट एवर टैक्स दे हैव बीन चार्ज. अगर रेसिडेंशियल स्टेटस इंडियन नहीं है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो उनका चार्जेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट होगा. सो वेदर अ पर्सन विल बी चार्ज टू अ पर्टिकुलर इनकम और नॉट डिपेंड्स ऑन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस. तो अगर पर्सन इनकम उसका जो भी हो, उसका जो चार्जेबिलिटी है वो डिपेंड करता है उसके रेसिडेंशियल स्टेटस में. तो सेक्शन 6 प्रोवाइड्स द टेस्ट फॉर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द पर्पस फॉर द पर्सन विच कैन बी कैटेगराइज्ड एज अंडर. तो पर्सन्स का कैटेगरीज हमने पढ़ा. इट इज इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, एंड अदर्स. अब इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो क्राइटेरिया है, दैट इज रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उसमें कोई भी और सब कैटेगरी नहीं है. लेकिन रेसिडेंट इन इंडिया हो जाता है तो क्या वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है. अब ये सर क्या है, ये बाउंस जा रहा है, वो आने वाले हमारे पेजेस में पता चलेगा. बट नाउ वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि पर्सन है, उसको दो डिवीजन किया है, इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड अदर्स. अदर्स में सिंपली वो रेसिडेंट है या नहीं है, दैट्स इट. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेसिडेंट इन इंडिया होगा तो दो डिविजन्स है, और दैट इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इंडिया. अगर रेसिडेंट नहीं है तो रेसिडेंट नहीं है, सिंपल. उसमें और भी कोई सब कैटेगरीज नहीं है. नाउ जनरल पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, डिफरेंट फॉर ईच प्रीवियस ईयर. रेसिडेंशियल स्टेटस जो है सबका अलग अलग होता है. सॉरी, सबका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हर साल चेंज होते रहता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रीवियस ईयर. पिछले साल उनका क्या बिहेवियर था, पिछले साल उनका कितना स्टे था इंडिया में, एंड एक्सेट्रा. सो रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर. In other words, residential status of a person may vary from one previous year to another previous year. पिछले साल समझो अगर मैं इंडिया में 105 दिन नहीं था तो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा. पिछले साल मैं 200 दिन इंडिया में नहीं था तो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा. ये साल मैं इंडिया में 365 डेज हूँ तो अगले साल जब असेसमेंट होगा तो मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा. तो हर प्रीवियस ईयर में अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, डिपेंड करता है कि वो कितने साल इंडिया में रहे और कितने साल इंडिया में नहीं रहे, या कितने दिन इंडिया में रहे या कितने दिन इंडिया में नहीं रहे. सिंगल स्टेटस फॉर ईच सोर्स ऑफ इनकम. एक स्टेटस रहेगा हर एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए. अ पर्सन कैन हैव ओनली वन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर अ प्रीवियस ईयर, ठीक है. एक ही रेसिडेंशियल स्टेटस रहेगा प्रीवियस ईयर के लिए. ही कैन नॉट बी रेसिडेंट फॉर वन सोर्स ऑफ इनकम एंड नॉन रेसिडेंट फॉर अनदर सोर्स. तो आपका 10 इनकम क्यों ना हो, ठीक है, आपके 4 इनकम क्यों ना हो, लेकिन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है एक ही रहेगा. अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है बट यू आर नॉट स्टेइंग इन इंडिया, लेकिन आपका प्रॉपर्टी इंडिया में, तो रेसिडेंशियल स्टेटस मिलेगा, ठीक है. अगर आप अर्निंग्स फॉरेन से करते हो एंड आप 200 दिन फॉरेन में थे तो आपका नॉन रेसिडेंट हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू इनकम फ्रॉम सैलरीज.
तो ऐसा नहीं है, कितने भी सोर्स ऑफ इनकम हो आपके, लेकिन आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो सिंगल रहेगा। अगर नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट, अगर ऑर्डिनरली रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है तो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, सभी इनकम में वो अप्लीकेबल होगा। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, इट इम्पैक्ट ऑफ सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप एंड रेसिडेंशियल स्टेटस आर टू डिफरेंट कंसेप्ट। सिटीजनशिप किसको मिलता है? जो कंटिन्यूसली 5 साल इंडिया में रहता है। यह हमारा बेसिक नॉर्म है सिटीजनशिप का। सो अ सिटीजन ऑफ इंडिया मे नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। सो एक इंडियन सिटीजन जो है वो इनकम टैक्स के पर्पज के लिए रेसिडेंट इन इंडिया नहीं हो सकता, या फिर रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है। अगर वो कंटिन्यूसली इंडिया में रहते हैं तो ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली नहीं रहते बट ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सो इनकम टैक्स के पर्पज के लिए ही मे नॉट बी अ रेसिडेंट इन इंडिया, ही विल बी एन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स पर्पज के लिए होगा। देन कंट्री स्पेसिफिक भी होता है। अ पर्सन कैन हैव सम सेम रेसिडेंशियल स्टेटस इन मोर देन वन कंट्री। सारे कंट्रीज में सेम रेसिडेंशियल कंट्रीज हो सकता है, या फिर एक कंट्री से ज्यादा दूसरी कंट्रीज में भी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस स्पेसिफिक रह सकता है। तो वो कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक है कि कैसे हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट उन्होंने बताया कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। तो इंडिविजुअल सेक्शन 1, इंडिविजुअल के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन इंडिविजुअल इज क्लासिफाइड एज रेसिडेंट or non-resident. And again, a resident individual may further be categorized as ordinarily resident and not ordinarily resident in India. So जब इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, या तो वो रेसिडेंट है या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेसिडेंट है तो उसमें भी ऑर्डिनरली है या नॉन ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया है, ठीक है। अब रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है, क्या क्या नॉर्म्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, तो देखिए। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही सेटिस्फाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अंडरलाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इन दो में से कोई एक हमें फुलफिल करना है टू बी कॉल्ड और टू बी नोटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया। नंबर वन इज he is in India in the previous year for a period of 182 days or more. नाउ अक्षय कुमार जी जो है वो किसी और कंट्री के रेसिडेंट है, लेकिन अगर वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहते हैं देन ही विल बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये कौन कहता है? एक सेक्शन है, सेक्शन 6 सब सेक्शन ए क्लॉज, सॉरी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए। इनके हिसाब से अगर 182 डेज या उससे ज्यादा आप इंडिया में रहते हो तो आप रेसिडेंट हो इंडिया में। सेकंड, he is in India for a period of 60 days or more during the previous year, ठीक है, पिछले साल में वो 60 डेज या उससे ज्यादा रहे। एंड for 365 days or more days during 4 previous year immediately preceding the relevant previous year, section 6 subsection 1 clause C कहता है। अब दोनों में इतना ही याद रखना है हमें, 182 डेज या उससे ज्यादा है तो रेसिडेंट इन इंडिया है। पिछले साल यानी हमारा जो प्रीवियस ईयर गया है, उस प्रीवियस ईयर में वो 60 डेज रह चुके हैं, ठीक है, 60 डेज है। अब ये पता करो कि पिछले 4 साल में क्या वो 365 डेज से ज्यादा रहे हैं क्या? मतलब 2020 2021 में 60 डेज रहे, तो 2019-20 में कितना रहे, 2018-19 में कितना रहे, 2017-18 में कितना रहे? अगर टोटल 365 से ज्यादा होता है या 365 एग्जैक्ट होता है देन ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। अब टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ पूछा है। गिवन कंडीशंस आर अल्टरनेटिव इन नेचर, दैट इज एसएससी नीड्स टू सेटिस्फाई एनी वन कंडीशन। अल्टरनेटिव है, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना है अगर आपको आपके टैक्स बिल में रेसिडेंट इन इंडिया करके लिखवाना है तो।
अभी इन जनरल जो भी सिविलियन है, जो भी सिटीजन है, वो 365 साल इंडिया में ही रहते हैं, 365 दिन इंडिया में ही रहते हैं। तो हमें वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बिजनेसमैन है, कोई सेलिब्रिटीज है, ठीक है, कोई ऐसा इंसान है जिनके मल्टीपल ऑफ ऑपरेशन है, कोई फ्रीलांसर है जो अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज में घूमते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको ये टैक्स का जो नॉलेज है वो नहीं रहता। इसलिए वो क्या करते हैं, फिर टैक्स डिपार्टमेंट या फिर टैक्स एक्सपर्ट या फिर फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर टैक्स जिसको पता है, जो कैलकुलेट करके दे सकता है, उनके पास, या फिर सीधे सीधे सीए के पास जाते हैं कि सर जरा कैलकुलेट करो, मैं इतने दिन यहाँ था, इतने दिन यहाँ था, इतने दिन यहाँ था, मैंने इतना इतना कमाया है और इतना चैरिटी पे दिया है। नाउ दीज आर माई बिल्स, दीज आर माई अर्निंग्स, एंड ये मेरे सोर्स ऑफ अर्निंग्स के रिसिट्स है, ये मेरे पेमेंट्स के रिसिट्स है, ये मेरे चैरिटी के रिसिट्स है। तो सीए क्या करेंगे, उनका पहला, सबसे पहला रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे, ये दो कंडीशंस फुलफिल करके, दोनों में से कोई एक फुलफिल होता है तो ही इज अ रेसिडेंट। अगर नहीं होता तो an assessee who is not satisfying section, sorry, an assessee who is not satisfying section C, section 6 subsection 1 shall be treated as non-resident in India for the relevant previous year। अगर वो 182 डेज भी नहीं रहे, 60 डेज भी नहीं रहे, और उसके बाद 365 डेज भी नहीं रहे, तो ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, एंड सिंपली वो एक नॉन रेसिडेंट कहलाएंगे। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन हमको दिया है, सैम केम टू इंडिया। अब आपको बुक और पेन लेकर बैठना है, एंड आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है, कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, और सॉल्यूशन आपके स्क्रीन में ऑलरेडी जो शेयर किया है वो भी रहेगा। लेट अस सी, पहले तो आप क्वेश्चन समझिए एंड मुझे तुरंत आंसर दीजिए कि रेसिडेंट है कि नहीं है। सैम केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19। पहली बार आ रहा है अभी वो इंडिया में, सैम। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 days, then 183 days, then 153 days। Determine his residential status for the assessment year 2019-20। वो इंडिया में पहली बार आए 18-19 में, और उन्होंने 3 लॉट में अलग अलग दिन रहे, तो वो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसका या नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस है, वो बताएंगे आप लोग। चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे या फिर माइक अनम्यूट करके बताएंगे। एक आंसर आया है कि ही इज अ नॉन रेसिडेंट, एक आंसर आया है ही इज अ रेसिडेंट। 183 days नॉन रेसिडेंशियल। ओके। और कोई? श्वेता उपाध्याय, करिश्मा यादव, शालिनी मिश्रा। 3 आंसर्स है हमारे पास। सो टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, टाइम बहुत कम है, सो वी आर नॉट वेटिंग एंड वी आर गोइंग अहेड एंड चेकिंग द आंसर। स्वप्निल शेडगे ने आंसर दिया है, सर जी नॉन रेसिडेंट बता रहे हैं। चलिए हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सिंस सैम resides in India only for 50 days during the previous year 2018-19, he does not satisfy any of the conditions specified in section 6 and 1। तो अभी देखिए, क्वेश्चन रीड करने में भी हमारे से गलती हो सकती है। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर अ टीचर और वेदर यू आर अ स्टूडेंट। हम लोग को क्या लगा कि वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहते हैं,
एक बार 50 डेज, एक बार 183 डेज एंड एक बार 153 डेज। लेकिन जब हम लोग आंसर देखते हैं तो क्वेश्चन देने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि वो इंडिया में 1819 में आया है, और वो इंडिया में आने के बाद अगर वो 50 डेज रहता है तो क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है, 183 डेज रहता है तो क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है, एंड 153 डेज रहता है तो क्या रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो क्वेश्चन रीड करने में भी कई बार हम लोग गलतियां कर सकते हैं। इसलिए टैक्स में और अकाउंट्स में जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अब सिंपली उन्होंने तीन आंसर दिए, हमें तो रूल्स पता है। 50 डेज है तो ही डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6(1). ये नॉन रेसिडेंट है, सॉरी सर, यू आर अ नॉन रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में 183 डेज है, और हमारा नॉर्म क्या बोलता है, 180 डेज। एक बार नॉर्म देख लेंगे हम लोग, सॉरी 182 डेज। तो 183 डेज है, या तो 182 और मोर बोला है, तो सेकंड में ही सेटिस्फाइज वन ऑफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। ठीक है। सो देयरफॉर ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 1819। अब थर्ड केस में 153 डेज रहते हैं, तो वो मोर देन 60 डेज का क्लॉज तो फुलफिल होता है। लेकिन क्या हमारे पास उसके पिछले 4 साल का डेटा है? नहीं है। और ये क्लियरली लिखा है कि सैम फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहे हैं। तो क्या फर्स्ट टाइम आ रहा है तो सेकंड वाला क्लॉज हम लोग कंसिडर करेंगे? नहीं। फर्स्ट वाले क्लॉज के बेसिस पे ही हम लोग उनका स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। सो ही इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर इन थर्ड केस। क्लियर है? नाउ सेकंड illustration is also there. Andy, a British national, comes to India for the first time during the 14 and 15 year. During the financial year 14-15, 15-16, 16-17, 18-19, 17-18, 18-19, he was in India for 55 days, 60 days, 80 days, 160 days, and 70 days respectively. Determine his residential status for the assessment year 2019। अब क्लियर है यहाँ पे कि हमें सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 के हिसाब से ये कैलकुलेशन करना है। क्यों? 60 डेज एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 years, राइट। तो उन्होंने सीरियल वाइज ईयर दिया है, सीरियल वाइज उन्होंने डेज दिए हैं। सीधे सीधे हम टेबल बना के जितने टोटल होते हैं वो टोटल लिखेंगे, एंड प्रीवियस ईयर का भी देखेंगे। सो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1819 एंडी वाज इन इंडिया फॉर 70 डेज, तो 60 डेज का क्लॉज पूरा हो जाता है। एंड ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर ही वाज इन इंडिया फॉर 355 डेज। ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर में 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 में वो डेज हमें उन्होंने दिए, राइट। और वो डेज कैलकुलेट करके ही हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एंड हमें कौन से साल का असेसमेंट ईयर दिया है, 2019 एंड 20, राइट। सो 1920 में ही इज स्टेइंग फॉर 70 डेज। वो 70 डेज छोड़ के बाकी के 55, 60, 80, 160, आप चाहे इसको 14-15 से शुरुआत करो या फिर 17-18 से शुरुआत करो, दैट डजेंट मैटर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा डजेंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन एंड द टोटल। तो पिछले साल जितने दिन रहे वो एक्सक्लूड करना है, उसके बाद वाले साल से 4 साल हमें कैलकुलेट करना है। तो इट्स अल्टीमेटली 355 डेज। तो क्या वो नॉर्म्स को फुलफिल कर रहे हैं? ऑब्वियसली ही इज नॉट फुलफिलिंग द नॉर्म्स ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्लॉज 6, बिकॉज 60 डेज चाहिए, हम्म, और 60 डेज के साथ साथ 365 डेज चाहिए। वो आधा फुलफिल कर रहे हैं, 60 डेज के ऊपर रहते हैं वो, लेकिन पूरे पिछले साल वो 355 डेज ही कंप्लीट किया है। सो ही इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये दोनों नॉर्म्स आप लोगों को क्लियर है और समझ में आया है? और अगर मैं अचानक से पूछूं तो आपको आंसर आएगा?
यस और नो? वी हैव अ क्वेरी फ्रॉम वन ऑफ योर स्टूडेंट कि नो सर, फिर से बताएंगे क्या? सी, जब भी हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं तो हमको दो क्लॉज पूरे करने हैं। ठीक है। ओके जी सर, प्लीज एक्सप्लेन मी सेकंड क्वेश्चन। ओके, पहले तो ये याद रखना है कि हमारा जो नॉर्म है रेसिडेंशियल स्टेटस का, उसमें दो कंडीशन है। दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है। अब ये कंडीशन कैसे ना, मम्मी जैसे है। इन्होंने मम्मी जैसा कंडीशन रखा है, जो घर पे हमारे मम्मी कंडीशन देते हैं ना। एक तो तू मार्केट से सामान लाएगा तो तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है। नहीं तो फिर मैं तेरे को 2 रुपया दूंगी, उसमें खुश रहे। तो आपको जो सामान चाहिए वो 15 रुपए का है एंड आपको 2 रुपया। ये बचपन वाली बातें है, जरा थोड़ा स्कूल टाइम में चले जाओ एंड आपके साथ ये किस्सा हुआ रहेगा। या फिर आपको वड़ा पाव खाना है तो मार्केट में जाके ये सामान लाए ना, आते आते वड़ा पाव खा, एक नहीं दो खा। लेकिन अगर नहीं जा रहा है तो घर में जो बना है वो खाना है तेरे को। सो दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है आपको रेसिडेंट बनने के लिए। अगर कंटिन्यूअसली प्रीवियस ईयर में 182 डेज है, कंटिन्यूअसली नहीं बट टोटल 182 डेज है हम लोग, तो हम रेसिडेंशियल स्टेटस है। लेकिन सेकंड वाले में प्रीवियस ईयर, अभी असेसमेंट ईयर जो चल रहा है उसके पिछले साल 60 डेज हम लोग रहे हैं इंडिया में। ठीक है। लेकिन ये 60 डेज के साथ साथ उसके पिछले और 4 साल हम लोग कितने दिन रहे, वो मायने रखता है। सो 60 डेज के साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स है ना प्रीवियस, उसमें हमें 365 डेज रहना है। ठीक है। तो दो कंडीशन है, एक सेक्शन 1 सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 एंड क्लॉज सी। ऐसे हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के लिए एग्जांपल दिया इन्होंने कि सैम करके कोई है जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, तो हम लोग सेकंड नॉर्म नहीं देखेंगे बिकॉज वो पहली बार आया है। तो पिछले 3 साल 4 साल हम लोग उसका नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज डेटा नहीं है। तीन कंडीशन दिए हैं, 50 डेज, 183 डेज एंड 153 डेज। तो 50 डेज रहेगा तो स्ट्रेट अवे नॉन रेसिडेंट बिकॉज 182 डेज का हमारा रूल है। 183 डेज रहता है तो वो फुलफिल होता है बिकॉज 182 डेज हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वो एक दिन ज्यादा है तो ही बिकेम अ रेसिडेंट। लेकिन 153 डेज होता है तो वो अगेन ही इज अ नॉन रेसिडेंट बिकॉज प्रीवियस ईयर में हमें कम से कम 182 डेज इंडिया में रहना है। ठीक है, रहना है मतलब एक्चुअली फिजिकली रहना है, सोशली या फिर सोशल मीडिया के थ्रू नहीं। ठीक है। देन सेकेंड इलस्ट्रेशन में उन्होंने हमको ये एक्सप्लेन करने की बात कोशिश की कि सेकंड वाला जो नॉर्म है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्लॉज 6, उसमें आप पिछले साल 60 डेज के लिए रहते हो एंड उसके बाद जो 4 साल है आपके, उसमें टोटल 365 डेज रहना जरूरी है। सो 60 डेज प्लस 365 डेज, ऐसा आपका जो दोनों कंडीशन है वो पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एंडी करके ब्रिटिश नेशनल है, वो फर्स्ट टाइम 2014 में आए थे इंडिया में। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, 14-15 से लेके 2018-19 तक वो इंडिया में है। अब 1920 में उनका असेसमेंट ईयर है, तो उनका प्रीवियस ईयर हो जाता है 2018 एंड 19। ठीक है। सो सबसे पहला कंडीशन ये देखना है कि 2018-19 में वो कितना दिन रहते हैं। तो 2018-19 में वो 60 डेज रहते हैं।
ये देखिए, सॉरी 70 डेज रहता है, 60 डेज से भी बहुत ज्यादा, 10 दिन ज्यादा। ठीक है। अब ये हम लोग 365 डेज कैलकुलेट करेंगे ना, उसमें कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का डेज है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 2014 में आए, 2018-19 उनका प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर के बाद और 4 साल है, 17-18, 16-17, 15-16 एंड 14-15। तो देखिए यहाँ पे चार्ट है आपके पास, ये चार्ट में आपको दिखाई देगा कि कौन से ईयर है। 2014-15 लिया इन्होंने, 15-16 लिया इन्होंने, 16-17 लिया इन्होंने, 17-18 पिछले 4 साल का कैलकुलेट किया तो 55 है, 60 है। ऑलरेडी ये डेज और डेटा हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, हमको क्या करना है, बस कंडीशन देखना है। पिछले साल 60 डेज से ज्यादा थे, यस थे, टिक करना है कि हाँ प्रीवियस ईयर में 60 डेज था। अब प्रीवियस ईयर के बाद और 4 साल उनका 365 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, 355। और 10 दिन वो रहते ना इंडिया में, वो रेसिडेंशियल स्टेटस माने जाते, लेकिन 10 दिन और नहीं रहे और टोटल 365 नहीं हो रहा है, तो वो उनका स्टेटस क्या बन रहा है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। समझ में आया? पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे दोनों कंडीशंस में है, वो कंडीशंस आपको समझ में आएगा, तो आपका प्रैक्टिकल्स जो है वो आपको क्लियर होगा। अगर आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स में जाओगे सॉल्व करने के लिए बिना थियरी के, तो फिर आपका ऐसा हाल होएगा कि सर हम लोग को जाना तो है, प्रैक्टिकल सॉल्व तो करना है। जी 70 डेज इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के डेज है। ठीक है। तो पिछले साल का छोड़ के उनको 365 डेज दिखाना है, वो कंडीशन है, वो नॉर्म है। उन्होंने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है पिछले साल का आपका जितना भी डेज है वो वो अलग से रखेंगे और कंसिडर करेंगे कि अगर 65 डेज से ज्यादा है, 60 डेज से ज्यादा है, तो उनका पिछले साल 4 साल का रिकॉर्ड देंगे। अगर उसमें भी 60 डेज से कम है, 59 डेज दिया होता क्वेश्चन में, तो सीधे सीधे हम लोग क्या करते, स्ट्राइक आउट कर देते और हम लोग बोलते कि बस यू आर अ नॉन रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि एक तो 182 डेज हमें चाहिए सिंपली पिछले साल, या फिर सेकंड वाला कंडीशन के लिए 60 डेज मिनिमम चाहिए, तो आपका 60 डेज ही मिनिमम नहीं हो रहा है, तो पिछले 4 साल का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? और कुछ डाउट है? हार्डली 2.5 मिनट है हमारे पास, कुछ भी हो तुरंत तुरंत पूछ लीजिए। देखिए सेकंड कंडीशन में वो बोला है उन्होंने 60 डेज एंड 365 डेज चाहिए, पिछले साल 60 डेज चाहिए। तो समझो ये साल हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, पिछले साल मैं इंडिया में 60 डेज के लिए था। ठीक है। एंड आई एम अ कंटिन्यूसली कमिंग टू इंडिया, हर साल मेरा टैक्स यहाँ पे असेस होता है। तो 60 डेज कंडीशन अलग रखेंगे एंड उसके बाद, ठीक है, 2019-20 से लेके और पिछला 4 साल में मैं टोटल 365 डेज था क्या या नहीं था, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है। अगर 365 डेज है तो सिंपली आई एम अ रेसिडेंट, अगर नहीं है तो नहीं है। लास्ट एंड फॉर श्योर एक बात याद रखो, दो कंडीशन, एक कंडीशन में 182 डेज कंप्लीट चाहिए, 182 डेज। ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा है तो सेकंड कंडीशन में 60 डेज बोला है, 60 डेज के ऊपर जा रहा है तो वो सीधे रेसिडेंशियल के लिए कैलकुलेशंस के लिए आगे बढ़ेंगे। 60 डेज से कम है तो वो भी सीधा स्ट्राइक आउट होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। सेकंड पॉइंट याद रखना, 60 डेज से ऊपर जा रहा है, 182 डेज से नीचे है, तो एक और कंडीशन फुलफिल करना है कि उसके पिछले साल, प्रीवियस ईयर के पिछले साल के 4 साल के जो डेज है वो कैलकुलेट करने हैं, और वो टोटल 365 डेज होने चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, थोड़ा कैलकुलेशन करके देखो, कैलसी में नहीं, अपने बुक में, एंड तभी जाके समझ में आएगा। हार्डली 1 मिनट बचा है, मीटिंग कभी भी खत्म हो सकता है। सो किसी को कोई भी डाउट है, यू कैन कॉल मी एंड यू कैन टेक्स्ट मी। एक हाफ एन आवर के लिए आई एम फ्री, एंड देन आई विल बी हैविंग माय अनदर लेक्चर। ठीक है।
सो कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी नाउ और ऑन कॉल।